हेलो क्लास 10th लाइफ प्रोसेस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं आज वो हम सारे कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही डिटेल तरीके से मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। सो आप फिगर को ध्यान से देखिएगा और उससे कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। और आपके बोर्ड्स एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन श्योर एंड सर्टन है जरूर आते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला हमारा जो फिगर है वो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का है। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। इस फिगर में आपको यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स दिखाया गया है और यहाँ पर आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, इस डॉट्स का कलर ग्रीन है एंड ये ग्रीन कलर आपका क्लोरोप्लास्ट की वजह से है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। और यहाँ पर आपको स्पेसेस दिखाई दे रहे होंगे, ये स्पेस आपके एयर स्पेसेस है जहाँ पर एयर फिल होती है। और सबसे ऊपर वाली लेयर पर यहाँ पर वैक्सी लेयर लगी हुई है जिसे वैक्सी क्यूटिकल कहा जाता है। और ये जो आपके ऊपर वाली सेल्स हैं इसे अपर डेमिस सेल कहा जाता है। अगर हम लीफ की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए वैस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे होंगे। दो टाइप की आपकी वैस्कुलर बंडल होती हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम आपका फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे जाइलम का आप अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जाइलम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। सो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है, इसका मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। तो चलिए इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। देखिए आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द ग्रीन डॉट्स ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप्स। जो ग्रीन डॉट्स आपको सेल्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है जो माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हो। द ग्रीन डॉट्स ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप आर सेल्स ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। सो वो जो आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहा था वो आपका क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन इसलिए क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है जिससे प्लांट फूड जनरेट करता है एंड ऑक्सीजन एज अ गैस रिलीज करता है इन्वायरमेंट में। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट सेल्स। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है प्लांट सेल्स के अंदर। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट अपना फूड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाउ कैन यू डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। कैसे आप क्लियर कर सकते हैं कि क्लोरोफिल एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। सो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास दो लीव्स हैं, एक आपकी ग्रीन कलर की है और दूसरी ग्रीन कलर की नहीं है, सो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं जिस लीफ के अंदर क्लोरोफिल है वो लीफ आपकी ग्रीन कलर की है और जिस लीफ के अंदर क्लोरोफिल नहीं है वो आपकी नॉन ग्रीन कलर की है। ठीक है, तो जिसके अंदर क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है ना, और जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं बाय कंपेयरिंग अ लीफ सेक्शन विद क्लोरोफिल ग्रीन टू अ लीफ सेक्शन विदाउट क्लोरोफिल नॉन ग्रीन। जब आप एक ऐसी लीफ को कंपेयर करेंगे जिसका कलर ग्रीन है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, और किससे कंपेयर करना है? ऐसे लीफ से जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है वो नॉन ग्रीन कलर की होगी। तो आपको ये पता चलेगा दैट ओनली ग्रीन सेक्शन कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सिर्फ ग्रीन सेक्शन में जिसमें क्लोरोफिल है वही पार्ट आपका फोटोसिंथेसिस करेगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्टार्च प्रोड्यूस करेगा व्हेन एक्सपोज टू लाइट, मतलब वहां पर सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सब्सटेंस शुड यू यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ सेक्शन। आप कैसे ये टेस्ट कर सकते हैं कि लीफ सेक्शन के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको आयोडीन सॉल्यूशन लेना है और आयोडीन सॉल्यूशन को लीफ के ऊपर डालना है। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती है तो आपको ये समझ जाना है कि उस लीफ के अंदर क्लोरोफिल है, और अगर वो ब्लू ब्लैक कलर की नहीं होती है तो लीफ के अंदर क्लोरोफिल नहीं है। सो यहाँ पर यही लिखा हुआ है यू शुड यूज अ आयोडीन सॉल्यूशन टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ सेक्शन। अगर लीफ सेक्शन के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करना है तो आपको आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करना होगा। अगर उसके अंदर स्टार्च होगा तो आयोडीन आपका ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। अगर उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वो आपका ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा। देखिए थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाइए, स्टार्च कब प्रेजेंट होगा? अगर उसके अंदर क्लोरोफिल होगा ना, क्योंकि क्लोरोफिल होगा तो वो अपना फोटोसिंथेसिस करेगा और स्टार्च बनाएगा। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा और स्टार्च भी नहीं बनेगा। सो यहाँ पर दोनों ही चीजें हम चेक कर सकते हैं, क्लोरोफिल भी चेक कर सकते हैं ना। अगर क्लोरोफिल है तो स्टार्च भी रहेगा, स्टार्च है इसका मतलब क्लोरोफिल था। तो दोनों चीजें ही यहाँ पर पैरेलली हम लोग चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए एक लीफ है जिस पर आयोडीन टेस्ट किया गया है। इस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट था और जैसे इस पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया यहाँ पर इसने ब्लू ब्लैक कलर दे दिया आयोडीन का, क्योंकि लीफ के अंदर अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो आयोडीन डालने पर आयोडीन हमारा ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का क्या यूज है फोटोसिंथेसिस में? सो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एंड यूजेस दिस एनर्जी टू
कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज। सो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड उस एनर्जी का यूज करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को इनटू अ ग्लूकोज, जो कि आपका एक शुगर होता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर प्लांट सर्वाइवल एज इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड फूड फॉर द प्लांट एंड रिलीजेस ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। सो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है प्लांट के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इससे ही प्लांट को एनर्जी मिलती है एंड इससे ही अदर ऑर्गेनिज्म को भी ऑक्सीजन सप्लाई होती है। नाउ हमारा नेक्स्ट फिगर है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये स्टोमेटा आपका लीफ के सरफेस पर पाया जाता है। ये आपका ओपन स्टोमेटा है एंड ये आपका क्लोज स्टोमेटा है। यहाँ पर आप ये दो जो सेल देख रहे हैं, ये दोनों ही सेल आपकी गार्ड सेल्स कहलाती हैं, और बीच में ये जो स्पेस है इसको स्टोमेटल पोर कहते हैं। और ये छोटे छोटे आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं। और मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। सो इस डायग्राम से कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटल पोर्स इन प्लांट्स। स्टोमेटल पोर्स का क्या फंक्शन है इन प्लांट्स में। सो ये स्टोमेटल पोर कहाँ था, देखिए स्टोमेटल पोर आपका यहाँ पर था। ये जो बीच वाला स्पेस मैंने आपको दिखाया, ये बीच वाला स्पेस यहाँ पर, ये आपका स्टोमेटल पोर होता है, ठीक है। सो इसके फंक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। स्टोमेटल पोर्स इन प्लांट्स आर टिनी ओपनिंग्स, ये छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स की सरफेस पर एंड स्टेम्स पर, दैट अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। क्योंकि देखिए हमको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन बनती है, तो वो रिलीज कहाँ से होगी, इसी स्टोमेटल पोर से होगी। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वो कहाँ से आएगी, किस होल्स के थ्रू वो इंटर करेगी प्लांट में। सो इसी होल के थ्रू, स्टोमेटल पोर के थ्रू वो इंटर करेगी। प्राइमली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सो यहाँ पर वही लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस का यहाँ पर एक्सचेंज होता रहता है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सो ये क्रूशियल रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के लिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द इमेज यू सी दैट शोज ओपन स्टोमेटल पोर्स। सो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट फिगर था, ये फर्स्ट फिगर आपका ओपन स्टोमेटल पोर को शो कर रहा है। तो फर्स्ट फिगर में क्या बताया गया है उसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। इन द इमेज यू वुड ऑब्जर्व दैट द स्टोमेटल पोर्स आर ओपन, कि स्टोमेटल पोर्स ओपन है। दिस मीन्स दैट द गार्ड सेल्स सराउंडिंग द पोर्स हैव स्वोलन एंड क्रिएटेड एन ओपनिंग। इसका मतलब ये है कि जो स्टोमेटल पोर के बगल बगल गार्ड सेल्स लगी थी, वो गार्ड सेल्स स्वेलो हो गई हैं, मतलब कि थोड़ी सी फूल गई हैं एंड उसे ही एक ओपनिंग क्रिएट हो गई है। दिस अलाउज फॉर द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में इंटर कर सकती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बाद बनेगी वो भी यहाँ से एग्जिट कर सकती है, और वाटर लॉस भी हो सकता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज स्टोमेटल पोर्स टू ओपन एंड क्लोज। तो ये स्टोमेटल पोर ओपन एंड क्लोज कैसे होता है। स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स हैं, उसमें जब प्रेशर का चेंज होता है तो हमारा स्टोमेटल पोर्स ओपन एंड क्लोज होता है। सो स्टोमेटल पोर्स ओपन एंड क्लोज ड्यू टू चेंजेस इन प्रेशर इन गार्ड सेल्स। जब गार्ड सेल्स में प्रेशर का चेंज होता है, सो गार्ड सेल्स में या वाटर इंटर कर जाएगा या फिर वाटर लॉस हो जाएगा, एंड इसकी वजह से हमारा स्टोमेटल पोर ओपन या क्लोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोमेटल रेगुलेशन फॉर अ प्लांट। प्लांट के लिए स्टोमेटल रेगुलेशन क्यों जरूरी है। स्टोमेटल रेगुलेशन का मतलब स्टोमेटा क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, ये क्यों जरूरी है। हर समय वो ओपन ही क्यों नहीं रह सकता, या हर समय क्लोज ही क्यों नहीं रह सकता, बार बार इसे ओपन एंड क्लोज होने की क्या जरूरत है। दिस इज योर स्टोमेटल रेगुलेशन। सो स्टोमेटल रेगुलेशन इज वाइटल, मीन्स होता है इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए प्लांट्स के लिए बिकॉज इट अलाउज देम टू कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि ये कंट्रोल करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, एंड लॉस ऑफ वाटर वेपर, और वाटर वेपर का ज़्यादा लॉस ना हो जाए इस चीज़ को भी ये कंट्रोल करता है। सो जितना भी वाटर लॉस होना रहता है प्लांट के लिए, जितना जरूरी रहता है उतना लॉस हो जाता है, एंड देन स्टोमेटल पोर्स आर क्लोज्ड। बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स प्लांट्स कैन बैलेंस द नीड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस विद द नीड टू मिनिमाइज वाटर लॉस। सो यहाँ पर वही बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी प्लांट को चाहिए, प्लांट उतना इंटेक करके स्टोमेटल पोर्स को क्लोज कर देता है, एंड वाटर लॉस भी ना हो इसलिए स्टोमेटल पोर्स को क्लोज कर देता है। सो यहाँ पर प्लांट इस तरीके से गैसेस एंड वाटर को रेगुलेट करता है। दिस हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन वेरिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इस तरीके से प्लांट अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट हैपेंस टू स्टोमेटल पोर्स ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई कंडीशन। स्टोमेटल पोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है हॉट एंड ड्राई कंडीशंस पर। हॉट एंड ड्राई कंडीशन में गर्म और सूखे कंडीशंस पर उस पर क्या फर्क पड़ेगा और क्यों पड़ेगा। सो ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई कंडीशंस के दौरान स्टोमेटल पोर्स टेंड टू क्लोज, स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाते हैं। दिस इज एन एडेप्टेटिव रिस्पॉन्स बाय द प्लांट टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन। देखिए अगर गर्म इन्वायरमेंट है तो पानी का लॉस ज़्यादा होगा, इसलिए स्टोमेटल पोर्स ज़्यादातर क्लोज रहते हैं जिससे वाटर लॉस कम हो, प्लांट हमारा ड्राई ना हो। क्लोजिंग द स्टोमेटा हेल्प्स कंजर्व वाटर। अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो वाटर कंजर्व रहेगा,
बचा हुआ रहेगा, बट इट कैन आल्सो लिमिट द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी इंटर नहीं कर पाएगा, जिससे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी रुकावट आएगी। इन सच कंडीशंस प्लांट मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कंजर्विंग वाटर एंड मीटिंग देयर एनर्जी नीड्स। सो यहाँ पर क्या करता है प्लांट, परमानेंटली या बहुत देर तक स्टोमेटा को क्लोज नहीं रखता है, उसको जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की नीड रहती है वो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करके स्टोमेटल पोर्स को क्लोज कर देता है, जिससे वाटर लॉस भी नहीं होता है और प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है। अब इस डायग्राम में आप देखिए डाइजेशन का प्रोसेस अच्छे तरीके से बताया गया है। यहाँ पर टंग है, नेक्स्ट माउथ, जो कि माउथ के अंदर बकल कैविटी प्रेजेंट होती है, एंड यहाँ पर ऑइसोफेगस है, इसको ईसोफेगस भी पढ़ा जाता है, इसी को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। now अगर नीचे मूव करें तो यहाँ पर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये आपका डायफ्राम है, उसके बाद ये लीवर है, लीवर के ही अंदर आपका गाल ब्लेडर है जिसमें बाइल स्टोर होता है, और यहाँ पर स्टोमक है, स्टोमक के जस्ट नीचे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, और जो वेस्ट फूड मटेरियल है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, और यहाँ पर अपेंडिक्स है जो कि एक लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। सो ये डाइजेशन आप अच्छे से पढ़े होंगे। फिलहाल इस डायग्राम से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउथ इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में आपका माउथ का क्या फंक्शन होता है। देखिए एलिमेंट्री कैनल क्या है, माउथ से लेकर एनस तक का जो भी पाथ है वो आपका एलिमेंट्री कैनल में आ जाता है। सो यहाँ पर माउथ से स्टार्ट होते हुए एनस तक जो भी पाथ आ रहा है वो पूरा ही पाथ आपका एलिमेंट्री कैनल कहलाएगा। तो माउथ इज द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, माउथ से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो माउथ हमारी एलिमेंट्री कैनल की बिगिनिंग होंगी एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डाइजेशन प्रोसेस, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन प्रोसेस में। इसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं, प्राइमरी फंक्शंस जिसे हम लोग कहते हैं। फर्स्ट इज इंजेशन, इंजेशन में हेल्प करेगा, मीन्स फूड को एंटर करने में हेल्प करेगा। इट वेयर्स फूड इंटर्स द बॉडी, जहाँ पर हमारा फूड बॉडी में इंटर करता है। सेकंड मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करेगा। देखिए मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, जिसमें केमिकल्स का बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। सो च्यूइंग ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, तो माउथ में ही हमारे जो फूड रहते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टीथ की वजह से टूटते हैं, तो ये भी हमारा माउथ ही हेल्प कर रहा है इसमें। इंक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया फॉर एंजाइम टू एक्ट अपॉन, तो छोटे छोटे पार्ट में जब फूड पार्टिकल्स टूट जाएंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा एंड एंजाइम्स उस पर अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, केमिकल डाइजेशन में अब केमिकल्स का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल सलाइवा हो गया जो कि माउथ में रिलीज होता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे एमाइलेस कहा जाता है, इसको सलाइवरी एमाइलेस भी कहते हैं, जिससे डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। और ये किस चीज को डाइजेस्ट करता है, दिस विल डाइजेस्ट योर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं और उसके हमको फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। तो ये 3 मेजर पार्ट्स है जो आपको याद कर लेने हैं। अब इन तीनों पार्ट्स का वर्क क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ड्यूडेनम इट रिसीव्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टोमक एंड कंटिन्यूअस डाइजेशन। तो जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, मीन्स स्टोमक में हमारा जो फूड रहता है वो फुल तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा और स्टोमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, तो दोनों ही पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं, पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। जो फुल डाइजेशन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है थ्रू इंटेस्टाइनल जूस। सो यहाँ पर वही लिखा है कि जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो स्टोमक से कहाँ पर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ पे आएगा, ड्यूडेनम में आएगा, ठीक है। और बाइल फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज इंटर्स हियर टू एड इन डाइजेशन, और इसी पार्ट से हमारा लीवर और पैनक्रियाज भी अटैच होता है और यहाँ पर उसका जूस सेक्रेट होगा। नेक्स्ट इज जेजनम, जेजनम मिडिल पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का और ये रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करने के लिए। अब वो न्यूट्रिशन कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं। इलियम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फाइनल पार्ट है एंड वेयर फर्दर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन का जेजनम में नहीं हो पाता है, सो वो हमारा इलियम यानी लास्ट पार्ट में होता है। स्पेशली विटामिन एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हमारे इलियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टोमक इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक का क्या रोल है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पर स्टोमक के दिए हुए हैं। पहला आपका मिक्सिंग है, सेकंड डाइजेशन एंड थर्ड स्टोरेज। स्टोमक मिक्सिंग का वर्क कैसे करता है, इट मिक्सेस फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस, ये फूड को गैस्ट्रिक जूसेस से मिक्स कर देता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस कौन सा है, HCl है, अगर आपको याद हो तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि हमारे स्टोमक में रिलीज होता है, जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। फिलहाल इसके कई सारे फंक्शन है, जैसे बैक्टीरिया को किल कर देगा और पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा जो कि बाद में प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। आगे देखते हैं, क्रिएटिंग अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस कॉल्ड काइम। सो जब हमारा खाना HCl के साथ मिक्स हो जाता है तो एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस बन जाता है।
उस सब्सटेंस को हम लोग काइम भी कहते हैं। नेक्स्ट डाइजेशन का प्रोसेस करेगा, जो गैस्ट्रिक जूस रहेगा उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे पेप्सिन कहते हैं, डेट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। वो प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। स्टोरेज की बात करते हैं, द स्टोमक टेम्परेरली स्टोर्स फूड एंड रेगुलेट्स इट्स रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा खाना डायरेक्ट स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता है, खाना जब हम लोग खाते हैं तो थोड़ी देर तक वो हमारे स्टोमक में रहता है, वहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, कंप्लीट डाइजेशन वहाँ पर भी नहीं होगा और धीरे धीरे हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होगा। दैट्स इट। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाज का क्या रोल होता है। सबसे पहले पैनक्रियाज का मैं फिगर आपको दिखाता हूँ। आपको दिख रहा होगा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना स्टोमक के जस्ट बिलो, यही आपका पैनक्रियाज होता है और इससे पैनक्रिएटिक जूस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? पैनक्रिएटिक जूस। और इस पैनक्रिएटिक जूस में दो एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि यहाँ पर पैनक्रियाज का क्या रोल है। पैनक्रियाज इज अ वाइटल ऑर्गन इन डाइजेशन। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट होता है, पैनक्रियाज एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है डाइजेशन में। इट्स फंक्शन इंक्लूड, इसके क्या क्या फंक्शन है। प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, सबसे पहले ये डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। इट रिलीजेस पैनक्रिएटिक जूस, ये पैनक्रिएटिक जूस को रिलीज करेगा इनटू द ड्यूडेनम। तो मैंने आपको पहले बताया ड्यूडेनम में ही, जो कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहीं पर अपना बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस आता है। अब पैनक्रिएटिक जूस में क्या होगा, इसमें एंजाइम्स पाए जाएंगे जैसे कि एमाइलेज हो गया और लाइपेज हो गया और ट्रिप्सिन हो गया। तो ये तीन एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज जो फैट को डाइजेस्ट करेगा और ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट इसका फंक्शन है रेगुलेटिंग ब्लड शुगर, ये ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है। द पैनक्रियाज आल्सो सेक्रेट्स इंसुलिन, पैनक्रियाज इंसुलिन, ग्लूकागॉन और हार्मोन्स को रिलीज करता है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपके डायग्राम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं और अगर आप आगे के भी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस जानना चाहते हैं, सो यू कैन कमेंट एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू सो मच।